पार्टी का माहौल किसी शाही दरबार के जैसा था। ओल्ड अग्निबंशी मैंसन की हर दीवार और कोना फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। शहर के रसूखदार लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें उस पल का इंतजार कर रही थी जब पार्टी की जान अथर्व और ऋषिका वहां पहुंचेंगी। ऐसे ही अथर्व की काली लैम्बोर्गिनी की सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बना लिया। अथर्व ने कार से उतरकर ऋषिका के लिए दरवाजा खोला। ऋषिका ने नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में अथर्व ब्लैक टक्सडो पहने एक असली माफिया किंग की तरह पावरफुल लग रहा था। और आरुष ने भी अपने पापा जैसा मिनी सूट पहना हुआ था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। लोग अपने ड्रिंक भूलकर एकटक ऋषिका को निहारने लगे, क्योंकि ऋषिका आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब अथर्व ने महसूस किया कि सभी मर्दों की नज़र उसकी पत्नी ऋषिका पर है, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अपनी डरावनी नज़रों से उन लोगों को देखा। उसे देखकर सबकी रूह कांप गई और सबने अपनी नज़रें झुका ली। तीनों सीधे सिया जी और राघव जी के पास पहुंचे। ऋषिका ने सिर झुकाकर उसके पैर छुए। सिया जी ने ऋषिका को गले लगा लिया और प्यार से कहा, तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। ऋषिका ने मुस्कुराते हुए उन्हें सिया जी को डायमंड सेट और राघव जी को घड़ी गिफ्ट दी। आर्यन और मीरा भी पीछे आए। आर्यन ने जब सिया जी के पैर छुए तो उन्होंने खूब दुआएं दी। आर्यन ने राघव जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंकल आप इस उम्र में भी अथर्व से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इस बात पर सब हंस पड़े। आर्यन का यह दोस्ताना अंदाज सबको पसंद था। दरवाजे पर मिस्टर ठाकुर और उनके पीछे रीटा, मोहिनी, माया और कर्ण आए। उन चारों के आते ही जैसे वहाँ की पॉजिटिव वाइब खत्म सी हो गई। मोहिनी और माया ने ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहने थे, जो उस सालिन पार्टी में बिल्कुल सस्ते लग रहे थे। उनकी नज़रें में प्यार नहीं बल्कि उस आलीशान मैंसन को हड़पने की भूख थी। ऋषिका ने उनकी मन की बातें पढ़ ली। रीता मन ही मन बोली, देखो तो सही इसी ऋषिका के ठाठ, आज मैं इसके कान भरूंगी कि यह फिर से हमारे काबू में आ जाएगी। मोहिनी मन ही मन बड़बड़ाई, अथर्व और उसकी यह दौलत सिर्फ मेरी होनी चाहिए। ऋषिका कितनी सुंदर दिख रही है, काश इसका चेहरा बिगाड़ पाती। माया और कर्ण के मन की बात, अग्नि मैंसन की 1 करोड़ प्रॉपर्टी है। एक बार ऋषिका बहकावे में आ जाए फिर यह सब हमारा होगा। ऋषिका, मीरा, अथर्व, आर्यन और मिस्टर एंड मिसेज अग्निवंशी, उन चारों को देखकर बहुत ही गुस्सा आया। उन्हें उनसे नफरत हो रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। मिस्टर ठाकुर जी ने आगे बढ़कर सिया जी और राघव जी को बधाई दी। ऋषिका दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। पापा आप आ गए। मिस्टर ठाकुर ने उनके सर को चूम लिया। मेरी गुड़िया आज रानी लग रही है। अथर्व ने आगे बढ़कर मिस्टर ठाकुर के पैर छुए। माया और मोहिनी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। दोनों अथर्व के करीब जाने के बहाने ढूंढ रही थी। मोहिनी ने अपनी ड्रेस ठीक करते हुए अथर्व को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन अथर्व ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। और माया ने भी उसकी बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अथर्व ने दोनों को बुरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे वह दोनों यहाँ मौजूद ही न हों। यह देखकर दोनों का चेहरा लाल पड़ गया। उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह उनसे बात क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, जिसे तंग आकर अथर्व आर्यन के साथ दूसरी तरफ जाकर कुछ बिजनेसमैन से बातें करने लगा। ऋषिका के पास जब यह तीनों औरतें आई तो ऋषिका ने नकली मुस्कान ओढ़ ली। रीता ने नकली मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटा कैसी हो तुम, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। ऋषिका जानती थी कि वह सिर्फ दिखावे का प्यार है। मोहिनी और माया भी उससे मिली, लेकिन ऋषिका ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। तीनों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। पार्टी अपने स्वभाव प्रति संगीत की धुन और मेहमानों की हंसी के बीच एक साजिश की बनावट हो रही थी। जब अथर्व और आर्यन बिजनेस पार्टी के साथ गंभीर चर्चा में व्यस्त थे, तब रीता, मोहिनी और कर्ण और माया ने मौका पाकर ऋषिका को घेर लिया। बहुत ही चालाकी से उसे मुख्य हॉल की एक सुनसान कोने की ओर ले जाने की कोशिश की। जैसे ही वह भीड़ से थोड़ा अलग हुए, रीता ने अपने चेहरे पर झूठी फिक्र ओढ़ ली। ऋषिका बेटा तू देख रही है ना अथर्व तुझे कैसे इग्नोर कर रहा, वो बस अपने बिजनेस में लगा है, तुझे तो यहाँ सिर्फ एक 100 पीस बनाकर रखा। रीता ने जहर उगलना शुरू कर दिया। मोहिनी ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ दीदी और पापा भी, उन्होंने अपने बिजनेस सौंप कर सिर्फ मुसीबत में डाला है। पापा तो चाहते ही नहीं कि आप चैन से रहे। मुझे तो लगता है कि पापा आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ये सब तो देख दिखावा लग रहा है। माया ने भी ऋषिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषिका तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं देख सकती हूँ तुझे यहाँ घुटन हो रही है,
यह अदर बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुझे इससे दूर रहना चाहिए, तू हमारे साथ चल। इशिका शांत खड़ी उसके मन की पढ़ने की शक्ति उसे बता रही थी कि चारों के अंदर कितने बौखलाए हुए हैं। बस वह लोग चाहते थे कि इशिका एक बार उन पर भरोसा कर ले ताकि वह वापस से उनके काबू में हो सके। इशिका से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एक गहरी सांस ली और सबकी ओर ठंडी निगाहों से देखा। उसकी नज़रें देखते हुए चारों एक पल के लिए कांप गए। उसने अपना हाथ माया से छुड़ाया। बस बहुत हो गया आप लोगों का नाटक, मैंने बहुत ही सुन लिया आप लोगों की बकवास। इशिका की आवाज़ बेहद सख्त थी। माँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं कभी खुश ना रहूं? जब मैं अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रही हूं तो आप लोग साथ देने की बजाय मुझे भड़का रहे हैं। उसने मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा, मोहिनी तुम तो मेरी बहन हो ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन बहुत खुश है अदर्व के साथ, और पापा तो मेरी खुशियाँ देखना चाहते हैं। और रही बात बिजनेस की, तो यह सब मेरा ही है तो है, और शायद तुम भूल रही हो तुम मेरी सौतेली बहन हो और मैं पापा की असली बेटी, उनका खून। वैसे भी तुम्हारा बिजनेस पर कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इशिका ने फिर चारों को सुनाते हुए कहा, आप लोगों को क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं वह वाली पुरानी इशिका नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाए। आप लोग चाहते हैं कि मैं अदर्व को छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊँगी आप लोग मेरे कुछ लगते भी हैं। इशिका की बातें सुनकर उन चारों के चेहरे देखने लायक हो गए। उन्हें तो लग रहा था कि इशिका वापस उनके बहकावे में आ जाएगी, वह उनका फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। माया ने फिर से कोशिश की, इशिका तू हमें गलत समझ रही है, हम तो बस तेरी भलाई चाहते हैं। चुप रहो माया, इशिका ने गुस्से में कहा। तुम मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा साथ देती, मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुम तो खैर तुम अभी भी अपनी ये नकली दोस्ती अपने पास रखो। मुझे समझ आ गया है मेरा कौन भला चाहता है कौन नहीं, कौन अपना है और कौन पराया। अगर आप लोगों ने मेरे परिवार के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी आप लोगों से मेरा कोई भी रिश्ता है। इशिका उन्हें वही छोड़कर अपने परिवार की तरफ बढ़ गई। उन चारों के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। उन्हें तो लगा था कि इशिका वापस उन लोगों के बहकावे में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें इशिका पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि इशिका को जान से मार दे। करण ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही है, अगर यह यहाँ नहीं होती तो मैं इसे अपने हाथों से जान से मार देता। रीटा और मोहिनी के चेहरे पर भी नफरत झलक रही थी। दूसरी तरफ जब इशिका अपने परिवार के पास पहुंची तो मीरा ने तुरंत उसकी बेचैनी भांप ली। क्या हुआ इशिका, उन लोगों ने क्या कहा? मीरा ने धीरे से कहा। इशिका ने सबको शॉर्ट में बता दिया कैसा वे चारों अथर्व और मिस्टर ठाकुर के खिलाफ उसे भड़का रहे थे। यह सब सुनते अथर्व की मुट्ठी बीच गई, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। आर्यन और मिस्टर ठाकुर और राघव जी को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अथर्व ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने को कहा। आप शांत रहिए, उन लोगों को कैसे संभालना है यह मुझे अच्छे से आता है। इशिका ने मुस्कुराते हुए सबको भरोसा दिलाया, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मुझे पता है इन लोगों को कैसे और कब इनकी औकात दिखानी है, बस सही वक्त का इंतजार कीजिए। इशिका ने आत्मविश्वास को देखकर सबको बहुत ही सुकून मिला। उन्हें देखकर अच्छा लग रहा था कि अब इशिका सही और गलत में फ़र्क करना जानती है। पार्टी के समापन के बाद ओल्ड अग्निवंशी मैंसन की रौनक अब एक शांत और सुकून भरे माहौल में बदल चुकी थी। बाहर की चांद वाली लाइट धीमी कर दी गई थी और सभी मेहमान एक एक करके विदा हो चुके थे। मिस्टर ठाकुर भी जा चुके थे, यहाँ तक कि रीता, मोहिनी, माया और कर्ण भी इशिका के कड़े तेवर देखने के बाद दबे पाँव बाँह से खिसक चुके थे। लेकिन इशिका, अथर्व और आरुष ने तय किया था कि वह आज रात यहीं रुकेंगे। सिया जी और राघव जी की मैरिज एनिवर्सरी का यह खास दिन अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। असली जश्न तो अभी शुरू होने वाला था, जो सिर्फ परिवार वालों के लिए था। हॉल में अब केवल परिवार के ही सदस्य थे। सिया जी, राघव जी, अथर्व, इशिका, आरुष और उनके साथ आर्यन और मीरा भी सभी सोफे पर बैठे आराम कर रहे थे। आरुष, जो अब तक पार्टी की थकान में थोड़ा सुस्त था, अपनी दादी की गोद में जाकर लेट गया। सिया जी ने इशिका का हाथ थामते हुए कहा, बेटा आज तूने जिस तरह उन लोगों को जवाब दिया मुझे तुझ पर गर्व है। तूने न केवल इस घर की मर्यादा बचाई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तू अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। राघव जी ने भी सिर हिलाते हुए सहमति दी। बिल्कुल, आज पहली बार मुझे लगा कि अथर्व के साथ साथ मेरी बहू भी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अथर्व, जो आमतौर पर बहुत ही कम बोलता था, चुपचाप इशिका को देख रहा था। उसकी आंखों में इशिका के लिए सम्मान और बहुत ही प्रेम था। उसने सबके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनकी आंखें मिली तो उसने धीमे से इशिका का हाथ दबाया।
वह स्पर्श इशिका को बता रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आर्यन ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे भाई, यह इमोशनल बातें तो होती रहेंगी, लेकिन क्या किसी को भूख लगी है? पार्टी में तो सिर्फ मेहमानों को खिलाने में ही निकल गया, हम सब ने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं। मीरा ने हंसते हुए कहा, आर्यन सही कह रहा है, चलिए हम सब किचन में चलते हैं और कुछ मज़ेदार बनाते हैं। इतने बड़े मैंसन में नौकरों की फौज थी, लेकिन आज इशिका ने सभी को छुट्टी दे दी। पूरा परिवार किचन में घुस गया। अथर्व सख्त माफिया किंग को खाना बनाते देख आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। देख रहे हो अंकल, जो आदमी एक इशारे पर दुनिया हिला देता, आज वह अपनी पत्नी के लिए पास्ता बनाने की तैयारी कर रहा। आर्यन ने मजाक किया। अथर्व ने तीखी नजर आर्यन पर डाल ली, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इशिका और सिया ने मिलकर चाय बनाई और सैंडविच तैयार किया। और उस बीच बीच में पनीर के टुकड़े चुराकर भाग रहा था, जिसे पूरा किचन हंसी मजाक से भर गया। वह ऐसा दृश्य था जिसे इशिका ने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ कि असली दौलत जायदाद नहीं, बल्कि यह साथ बिताया गया समय है। खाना खाने के बाद सभी मैंसन के पिछले हिस्से में स्थित सुंदर बगीचे में चले गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी मखमली घास पर बिछी हुई थी। राघव जी और सिया जी ने अपनी शादी की शुरुआती दिनों की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की और यह सब साम्राज्य खड़ा किया। इशिका उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इन रिश्तों को सजोने के लिए हुआ है। आरुष अब सिया जी के कंधे पर सो चुका था। ध्रुव ने उसे गोद में लिया, इशिका की तरफ देखा। इशिका, अब हमें आरुष को सुला देना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। सिया जी और राघव जी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मीरा और आर्यन भी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अथर्व और इशिका अपने कमरे में गए। आरुष को बीच में सुलाकर दोनों उसकी दोनों तरफ लेट गए। इशिका ने खिड़की के बाहर आसमान को देखा। दरवाजे में बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अथर्व ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है इशिका, जो तुमने आज किया है उसे वे लोग शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन जब तक हम साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात अग्निवंशी मैंसन के उस कमरे में सिर्फ सुकून था। इशिका को पता था कि कल फिर से भाई भाग दौड़ और दुश्मनों की साजिश शुरू हो जाएगी, लेकिन आज की रात उसने खुद को और अपने पूरे परिवार को जी लिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज इशिका ठाकुर पैलेस जा रही थी, क्योंकि उन्हें मिस्टर ठाकुर से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी थी। मिस्टर ठाकुर अपने स्टडी रूम में थे। वह वहां पहुंची और प्रोजेक्ट के बारे में बात की। उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए वापस जाने का फैसला लिया। इशिका जब कमरे के पास गुजर रही थी तो उसे एक कमरे में फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके मन की पढ़ने की शक्ति अचानक सक्रिय होगी। उसे रीटा और मोहिनी की नफरत भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह वहीं रुक गई और दरवाजे की ओट में सुनने लगी। माँ, आपको नहीं लगता अब हमें उसे मार देना चाहिए? और कब तक हम उसे वहाँ कैद करके रखेंगे? मोहिनी की आवाज़ में चिड़चिड़ा साफ झलक रही थी। रीटा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। नहीं मोहिनी, अभी नहीं। वह हमारा सबसे बड़ा मोहरा, जब तक वह हमारे पास जिंदा और कैद है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको लगता है कि वह 20 साल पहले के एक्सीडेंट में मर चुकी है, पर सच तो सिर्फ हम जानते हैं। और मोहिनी, उस औरत का वजूद ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठाकुर प्रसाद साहब उस सितारा को पागलों की तरह प्यार करते थे। अगर उस दिन मैंने उस कार का ब्रेक फेल न करवाया होता तो आज इस घर की मालकिन नहीं होती। लेकिन किस्मत तो देखो, वह मरी नहीं, वह हमारे कैद में है। जब तक वह हमारे पास है बिल्कुल सुरक्षित है। इशिका के पैरों से तले से ज़मीन खिसक गई। उसके दिल की धड़कन तेज होगी। उसकी माँ, उसकी सगी माँ जिन्हें उसने बचपन में खो दिया था, वह जिंदा है और इन दोनों ने उन्हें कैद करके रखा। इशिका का सर चकराने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रीटा दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। रीटा को लगा कि बाहर कोई है। कौन है वहाँ? वह चिल्लाई और झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इशिका पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। इशिका अपनी कार तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। तुम लोगों ने मेरी माँ को मुझसे छीनकर उन्हें मुझसे दूर किया। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इशिका को याद आ रहा था कि कैसे उसे बचपन में बताया गया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी माँ लाश की तरह जल गई थी और उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। अब उसे समझ में आ रहा था, वह सब एक सोची समझी साजिश थी रीटा ने जो चली थी। इशिका जब घर पहुंची तो वह काँप रही थी। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का धुंधला सा चेहरा घूम रहा था। माँ जिंदा है, उन्हें कैद किया गया है, वह बार बार खुद से यही कह रही थी। उसकी आत्मा चीख रही थी कि अभी जाकर वह रीटा से पूछे आखिरकार उसकी माँ कहाँ है। पर उसे पता था बिना पुख्ता जानकारी के वह अपनी माँ की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। जब अदर ऑफिस से लौटा तो उसने देखा इशिका अंधेरे के कमरे में खिड़की के पास बैठी सुनने में ताक रही है। उसने उसके पास जाकर इशिका के कंधे पर हाथ रखा।
ईशिका चौंक गई और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। ईशिका, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? अदर की आवाज़ में फिक्र और सुरक्षा का भाव था। ईशिका ने सिसकते हुए उसे सब बताया जो उसने ठाकुर पैलेस में सुना था। अथर्व, मेरी माँ जिंदा है। रीता और मोहिनी ने उन्हें कैद करके रखा है। सालों से हम जिसे एक्सीडेंट मान रहे थे वह एक साजिश थी।